हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 2 है उसको आज से हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इसके पीछे मैंने सेट 2 सेट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम वाइज से आप सभी वीडियो को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। बाकी बाबू, यदि आप चाहते हैं कि आपका साइंस में 90+ स्कोर हो तो आप क्या कीजिए, सातों सेट परचेज कर लीजिए। 2024 में 7 सेट बने हैं, सातों सेट एकदम मैं अच्छे से करा भी रहा हूँ। सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, सेट 2 ये चल रहा है। बाकी इसी तरह मैं सातों सेट को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पढ़ाई को एकदम चालू रखिए इस चैनल के माध्यम से। आप जाकर देखिए, इस तरह मैथ का, सामाजिक विज्ञान का, सबका अनसॉल्व सेट चल रहा है। जाकर चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2025 में 90+ हर सब्जेक्ट में यही चैनल आपको दिलाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। खंड अ में आपका बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, 20 अंक के 20 बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है बहुविकल्प प्रश्न पर, ताकि ये गलत न हो। ठीक है, तो मैं एकदम कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत न हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला प्रश्न को बताते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वाला स्पेशल केस है, जो छठा केस है। क्या है बाबू, मान लीजिए एक क्या है, एक कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक, और ये क्या होगा आपका, यहाँ पर ध्रुव हो गया जिसे लिखते हैं पी से। यहाँ पे अगर मान लीजिए फोकस हो गया, फोकस बिंदु एफ। इसके बीच में कोई वस्तु रखा जा रहा है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बाबू? आप जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब यही बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और अब सीधा बनता है, आभासी और बड़ा बनता है। ये स्पेशल केस है कि जिसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में वो जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। स्पेशल केस इसको याद रखना है कि जब भी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखा जाएगा वस्तु का तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। ठीक है, ठीक। अब चलिए दूसरा देखिए कि दूरदृष्टि दोष से निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दूरदृष्टि दोष में। या तो निकट दृष्टि दोष दे देगा या दूर दृष्टि दोष दे देगा। तो दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं निवारण के लिए? तो आपको याद रखना है किसका? उत्तल लेंस का। ठीक ना, अगर निकट का आएगा तो उसके लिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस का, सॉरी लेंस का उपयोग करते हैं, दर्पण नहीं। ठीक ना, तो जब निकट का आएगा तो अवतल लेंस और जब दूर का आएगा तो उत्तल लेंस। ठीक, ये आपको याद रखना है। दोनों या तो उत्तल लेंस का पूछ देगा या अवतल, या तो दूर दृष्टि पूछ देगा या निकट दृष्टि पूछ देगा। तो दूर दृष्टि दोष में किसका? उत्तल का। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। ठीक है, यहाँ से आपका 2 प्रश्न तैयार होंगे। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न। ठीक, अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है तो यह लेंस होगा। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक, इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो क्या करना है, ये न्यूमेरिकल एक टाइप का है। ठीक ना, जिसमें आपको यम का मान दिया है। ठीक है, आपसे यहाँ फोकस दूरी पूछा है ना, तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा आप कैसे करेंगे। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर यम का मान कितना दिया है? यम का मान दिया आपको 0.5 दिया है ना। अब आपको यू का मान दिया है, यू का मान कितना दिया है? 0.2। ठीक, तो कुछ मत कर, ध्यान से। यम का सूत्र क्या होता है? वी बाई यू होता है ना, वी बाई यू होता है, लेंस के लिए होता है ना, वी बाई यू बराबर क्या दिया? 0.5। यहाँ से यू को उधर भेज दीजिए, यू उधर भाग में जाकर गुणा हो जाएगा, वी का मान कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू यू। यू का मान कितना दिया है यहाँ पर? यू का मान दिया है आपको 0.2। ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ से किसका मान निकल गया? वी का मान निकल गया, वी का मान निकल गया ना। और यहाँ पे यू का मान दिया है तो आप लेंस सूत्र लगाए। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/f इक्वल क्या होता है? 1/v प्लस 1 माइनस माइनस होता है ना, -1/u, ये लेंस सूत्र होता है। ठीक, तो बस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर यू का मान दिया ही है, यहाँ से वी का मान निकाला ही है, और जो आएगा यहाँ पर रख कर सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक, ये आपको खुद करना है। यहाँ से मैंने आपको निकाल दिखा दिया है। आपको आवर्धन दिया था, आवर्धन हमने लिख दिया है, यम का मान 0.5। ठीक, अब यम का सूत्र, आवर्धन सूत्र क्या होता है, वी बाई यू। लेंस के लिए वी बाई यू होता है, दर्पण के लिए माइनस वी बाई यू होता है। ठीक, तो वी बाई यू रख दिया बराबर 0.5। यू का मान आपको दिया, यू का मान रख दिया, यहाँ से भी का मान निकाल लिया। अब भी का मान, यू का मान पता है तो यहाँ से एफ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय देखिए फोकस दूरी फोकस दूरी फोकस दूरी लिखा है ना, तो जैसे एफ का मान निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से खुद कर लीजिएगा इसको। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश कांच से प्रिज्म से गुजरता है, ठीक, तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरणें का रंग होता है। जब वर विक्षेपण वाला जो होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रिज्म हो गया, ठीक, तो जब यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश किरण जाती है तो आप जानते हैं 7 रंगों बढ़ जाती है। ठीक, एक रंग मान लीजिए इस तरह आ गई, 2 3 4 ऐसे बढ़ जाती है। ठीक, तो कह रहा है कि सबसे मतलब आधार से इस आधार की ओर अधिकतम कौन झुकती है, तो आप जानते हैं कि विबग्योर होता है। ठीक ना, तो कौन झुकता है, बैगनी कलर। ठीक, जो आधार की ओर झुकने वाला कलर कौन होता है, बैगनी कलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, आप देखे भी होंगे सबसे ज़्यादा कौन झुकेगा, आधार की ओर सबसे ज़्यादा कौन झुकेगा, बैगनी, और आधार से सबसे दूर कौन होगा, लाल। ठीक, तो सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए देखिए, कह रहा है कि R1 व R2 प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, देखिए इसको मैं करा देता हूँ, यहाँ ध्यान समझिएगा आप लोग। यहाँ देखिएगा आप लोग, मान लीजिए एक प्रतिरोध है, एक R1 व R2 दो प्रतिरोध है। ठीक, जो किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या आता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसे ही ज़्यादा रहता है, लेकिन अब दो प्रतिरोध दिया, अब बस इसको मान रख दीजिए, R1 R2 रख ही दिए। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा R1 R2 प्लस R1। ठीक, अब यहाँ से एक बटा आर का मान नहीं निकालना, आर का मान निकालना, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, ठीक, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये भी देखिए, उसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे लिखाइए। ठीक, इसको भी ऊपर इसको नीचे, तो हो जाएगा R1 इंटू R2, मतलब इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा चिन्ह है, अब बट्टा क्या हो जाएगा R2 प्लस R1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना आपको आता है, वो एलसीएम लिए R1 इंटू R2 हो जाएगा, गुणा चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, अब क्या किए, ये वाला इसको आपको भिन्न का सवाल आता होगा, यहाँ से भिन्न वाला सवाल हमने किया है। ठीक, तो देखिए वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, R1 इंटू, देखिएगा R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये R2 पर लिख दिए, आप चाहे तो R1 R2 आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैंने करके भी दिखा दिया कैसे होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो तंतु होता है, जो आपको 10 रुपये घर में बल्ब आता है, जो उसका फिलामेंट होता है किसका, नाइक्रोम का, लोहे का, या टंगस्टन का, या कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन का। ठीक है, जो फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए अगला देखिए कि जो सेल होता है, जो विद्युत सेल होता है, वो रूपांतरण होता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेल होता है बाबू, वो क्या करता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है कि जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये किससे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं उपभाग 2 पर। किस पे आते हैं, उपभाग 2 पर, जिसमें आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, उपभाग 1 में फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, उपभाग 3 में बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग उपभाग 2 करते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस वाई, ठीक है, जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl इनका बनता है, तो इसमें वाई है। इसमें वाई क्या है, यस है, H2S है, या SO2 है, या Cl2 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें यदि आप SO2 ऑप्शन में सी रखेंगे, SO2 को, और जब क्रिया कराएंगे तो आपको ये वाला उत्पाद मिल जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, NaCl, या NaHSO4, या Na2SO4, या KCN। इन चारों में से आपको बताना है कि अम्लीय लवण कौन है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, Na2SO4 क्या एक अम्लीय लवण है। ठीक, कह रहे
में मुख्यतः होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कि मैट में मुख्यतः होता है FES या CU2S। तीसरा है सी ऑप्शन है CU2S तथा FES दोनों, या CU2S तथा FE2S3। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यदि यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का A कि 10 का B कि 10 का C या 10 का D। ठीक, इसका आंसर आपको बता देना है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण का पूरा कीजिए। ठीक ना, यहाँ पर डैश 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 इन चारों ऑप्शन में से क्या रखें और इसका कीजिए करा PCl5 से कि आपको CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl मिल जाए। ऑप्शन ए है CH3OH, ऑप्शन बी है CH3COOH, ऑप्शन सी है C2H5OH, डी ऑप्शन है CH3CH2COOH। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा CH3COOH। जब आप CH3COOH को यहाँ पर रख कर और जब क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये सब उत्पाद मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है कौन एसिटिक अम्ल है, क्या है? इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, जिसको सिरिका भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल को जब रख कर आप क्रिया कराएंगे तो ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसमें बताना कि आपको कौन सा ऐसा है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, Na2O, ऑप्शन बी है MgO, ऑप्शन सी है Al2O3, ऑप्शन डी है P2O5। ठीक, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है ऑप्शन नंबर सी Al2O3। क्या होता है? Al2O3। ठीक, कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन, प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। तो देखिए इसमें किसमें 3 कार्बन है। देखिए मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, मेथ एथ प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन। तो देखिए किसमें 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पर है ना। तो बस कार्बन देखकर कार्बन संख्या 3 है तभी प्रोप का यूज हुआ है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया, उपभाग 2 को भी कंप्लीट कर लिया। बाकी जो उपभाग 3 है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और इसके जो भी उपभाग 1 है इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो हम लोग इन बहुविकल्पी प्रश्नों करेंगे और उपभाग 1 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस तरह अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।